जरा सोचिए, आप अपनी फैमिली के साथ समंदर में हैं, सब खुश हैं, सब कुछ नॉर्मल है, और अगले ही पल समंदर पूरी तरह गायब। चारों तरफ सिर्फ सूखी, डरावनी, वीरान जमीन और खतरे जो हर कदम पर जान ले सकते हैं। एक माँ, 2 बच्चे और वापस लौटता हुआ समंदर। क्या ये तीनों जिंदा बाहर निकल पाएंगे, या ये सूखा पड़ा समंदर उनकी आखिरी मंजिल बन जाएगा? क्विक फ्लिक्स रिकैप लेकर आया है सर्वाइव। तो कहानी शुरू होती है कैरेबियन सागर में। एक खुशहाल परिवार अपनी छुट्टियां मना रहा है और एक यॉट पर यात्रा कर रहा है। माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में कूदती है। आराम करने की कोशिश करते हुए उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वह कुछ देख नहीं पाती, इसलिए इसे अपना वहम समझ लेती है। कुछ ही सेकंड बाद वही एहसास फिर होता है। इस बार भी कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वह डर जाती है और यॉट की तरफ वापस तैरने लगती है। अचानक कुछ उसकी टांग पकड़कर खींचने लगता है और वह घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी कैसी उसे नहीं सुन पाती, क्योंकि उसके कानों में हेडफोन होते हैं और उसका पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में व्यस्त होते हैं। जूलिया पानी में टिके रहने की कोशिश करती रहती है और चिल्लाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि उसके मुंह में पानी भर रहा है। थोड़ी देर बाद टॉम को एहसास होता है कि उसने जूलिया को काफी देर से नहीं देखा। वह यॉट पर उसे ढूंढता है और आखिरकार उसे खतरे में देखता है। वह बच्चों को बुलाकर यॉट को जूलिया के करीब ले जाता है और पानी में कूद जाता है। वह जल्दी से जूलिया तक पहुंचकर उसे पकड़कर ऊपर रखता है और वापस यॉट की ओर तैरता है। बच्चे उन्हें अंदर आने में मदद करते हैं। परिवार जूलिया को संभालता है। जूलिया नहीं समझ पाती कि क्या हुआ और इसे पानी के तेज बहाव पर दोष देती है। रात को परिवार बेन का जन्मदिन मनाता है, तोहफों और केक के साथ। कैसी को अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, इसलिए वह लैपटॉप लेकर बाहर जाकर निजी तौर पर बात करने लगती है। वह उसे दिखाता है कि शहर के ऊपर काले और गरजते हुए बादल छा गए हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वीडियो कॉल रुक जाती है। कैसी घबराकर वापस आती है और सबको बताती है, लेकिन टॉम कहता है कि जमीन से दूर होने की वजह से ऐसा सिग्नल मिलता है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वे बाहर जाकर देखते हैं कि व्हेल का एक झुंड पास से गुजर रहा है। टॉम समझाता है कि व्हेल धरती के चुंबकीय क्षेत्र का पीछा करती है, लेकिन तूफानों की वजह से गड़बड़ी होने पर वे गलत दिशा में तट की तरफ बढ़ जाती है। उसी समय यॉट हिलती है और बेन गिर जाता है। टॉम को चिंता होती है कि यॉट को कुछ हुआ होगा, इसलिए वह गोता लगाकर नीचे देखने जाता है। कुछ सेकंड बाद वह वापस आता है और उसके कंधे पर कट लगा होता है। जूलिया उसका घाव सिलती है और टॉम बताता है कि उसे लगा कोई उसके पीछे था, और जब उसने मुड़कर देखा तो प्रोपेलर से कट लग गया। वहां कुछ बहुत बड़ा तैर रहा था, लेकिन वह उसे देख नहीं पाया। उसने यॉट को काफी नुकसान भी देखा, इसलिए उन्हें मदद बुलानी होगी। जूलिया रेडियो पर बार बार कोशिश करती है और कैसी फोन का सिग्नल ढूंढती रहती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अचानक कैसी किसी अजीब चीज से डर जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह बेन है, जो नकाब पहनकर मजाक कर रहा था। धीरे धीरे यॉट चलना बंद कर देती है और समुद्र के बीच फंस जाती है। जूलिया को रेडियो पर एक आवाज मिलती है, लेकिन वह साफ नहीं सुनाई देती। टॉम कहता है कि उनके पास 4 दिनों के लिए पानी और खाना है, इसलिए उन्हें किसी मछली पकड़ने वाली नाव का इंतजार करना होगा। तभी रडार पर कुछ दिखाई देता है और परिवार को अजीब आवाज सुनाई देती है। वे बाहर जाते हैं और देखते हैं कि कई उल्का पिंड धरती पर गिर रहे हैं और बड़े धमाके कर रहे हैं। एक उल्का पिंड पानी में पास ही गिरता है तो टॉम यॉट को फिर चलाने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से चलता है, तभी एक और उल्का पिंड गिरता है। परिवार डर कर एक दूसरे को पकड़ लेता है और टॉम नोटिस करता है कि ये आग के गोले उल्का पिंड नहीं बल्कि सैटेलाइट हैं। तभी बेन यॉट से धुआं निकलते देखता है। टॉम जांच कर बताता है कि इंजन खराब हो चुका है। हवा तेज होने लगती है तो परिवार अंदर चला जाता है और उन्हें पता नहीं चलता कि कंपास गड़बड़ा रहा है। यॉट फिर हिलती है और बेन दोबारा गिरकर चोट खा लेता है। लहरें जोर से यॉट से टकराने लगती हैं। टॉम बाहर जाकर लाइफ जैकेट लाने के लिए हवा से लड़ता है और उन्हें परिवार को देता है। तभी बिजली चली जाती है। टॉम जल्दी से पावर बॉक्स का बटन दबाता है। लाइट वापस आती है तो बेन देखता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया चक्कर महसूस करने लगती है और कैसी सिंक की तरफ भागकर उल्टी करती है। टॉम बार बार रेडियो पर कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। अचानक परिवार को तेज ऊंची आवाज सुनाई देती है और हवा और खराब हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद रखने की कोशिश करती है, लेकिन एक हैच खुल जाता है और फिर हवा खिड़कियां तोड़ने लगती है। जब टॉम अंधेरे से पहले एक फ्लेयर जलाता है, देखते देखते चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह जब परिवार की नींद खुलती है तो वे सदमे में होते हैं। वे उस भयानक तूफान में जिंदा बच गए थे, लेकिन उनकी यॉट लगभग पूरी तरह टूट चुकी थी। जब परिवार बाहर निकलकर देखता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दुनिया के सारे समुद्र गायब हो चुके थे। जहां कभी पानी था वहां अब रेगिस्तान फैला हुआ था और उनकी यॉट जमीन पर फंसी हुई थी। कुछ देर तक सब लोग चुपचाप उस सूने रेगिस्तान को देखते रहते हैं। समझ नहीं आता कि अब क्या करें। कैसी किसी तरह मोबाइल से सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं मिलता। बेन 2 मरे हुए केकड़ों से खेलने लगता है। टॉम कंपास चेक करता है और उससे पता चलता है कि धरती के चुंबकीय ध्रुव
उलट चुके हैं। ऐसा आखिरी बार 7 लाख साल पहले हुआ था। यह सुनते ही कैसी टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसका बॉयफ्रेंड शायद अब जिंदा नहीं होगा। वह रोती हुई छिपने चली जाती है और जब उसकी माँ उसे संभालने आती है तो वह उन्हें बाहर निकाल देती है। इधर जूलिया और टॉम देखते हैं कि हादसे के बाद कौन कौन सा सामान बचा है। बेन अपने जन्मदिन के गुब्बारे एक पत्थर से बांध देता है, इस उम्मीद में कि शायद कोई और जिंदा इंसान उन्हें देख ले। थोड़ी देर बाद टॉम फिर से रेडियो चलाने की कोशिश करता है। इस बार उसका संपर्क नाउ नाम के एक आदमी से हो जाता है जो एक पनडुब्बी का कप्तान है। उसकी पनडुब्बी भी जमीन पर फंस गई थी। नाव बताता है कि चुंबकीय ध्रुवों के उलटने की वजह से समुद्र पीछे हट गए हैं और जमीन डूब गई है। नाव कहता है कि उसे और कोई जीवित इंसान नहीं मिला और ज्यादातर संचार सिस्टम बंद हो चुके हैं, लेकिन उसे लगता है कि कुछ दिनों में ध्रुव फिर से बदल सकते हैं और समुद्र वापस आ सकते हैं, शायद 1 हफ्ते के अंदर। वह परिवार को सलाह देता है कि जितना ऊंचा हो सके वहां चले जाएं, क्योंकि समुद्र लौटते वक्त सब कुछ तबाह हो सकता है। नाव बताता है कि हादसे में उसका साथी मर गया और उसकी पनडुब्बी में सिर्फ 3 लोगों की जगह है। जूलिया और टॉम उससे अपने बच्चों को बचाने की गुहार लगाते हैं। नाव उन्हें अपनी लोकेशन दे देता है। टॉम हिसाब लगाता है कि पनडुब्बी तक पहुंचने में उन्हें 2 या 3 दिन लगेंगे। वह सबको कहता है कि आज अच्छी तरह आराम कर लो, क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलना होगा। अगली सुबह जब परिवार अपना सामान बांध रहा होता है, तभी टॉम को पास में कुछ हिलता डुलता दिखता है। वह एक लंगड़ाता हुआ आदमी होता है जिसके हाथ में एक देसी हारपून होता है और साथ में एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा होता है। टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन वह आदमी कोई ऐसी भाषा बोल रहा होता है जिसे टॉम समझ नहीं पाता। पानी पीने के बाद वह अनजान आदमी बोतल से टॉम के सिर पर मारता है और उसके चेहरे पर लात मार देता है। डरी हुई जूलिया दौड़कर आती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वह आदमी टॉम के पेट में भाले से वार कर देता है। टॉम का शरीर कुछ सेकंड तक कांपता है और फिर वह आदमी उसका गला भी काट देता है। इसके बाद वह आदमी जूलिया के पीछे भागता है और भाला भी फेंकता है, जिससे जूलिया के कंधे पर कट लग जाता है। लेकिन जूलिया रुकती नहीं। वह जल्दी से यॉट पर पहुंचती है और अपने बच्चों के पास जाकर उन्हें छिपने के लिए कहती है और दरवाजे बंद कर देती है। भाई बहन सोफे के अंदर छिप जाते हैं। जूलिया उन्हें फ्लेयर गन देती है और खुद चाकू लेकर बाथरूम में छिप जाती है। वह आदमी दरवाजे पर जोर से मारता रहता है और आखिरकार उसे खोलकर अंदर आ जाता है। वह कुछ खाना उठाता है और यॉट पर इधर उधर ढूंढता हुआ बाथरूम की ओर जाता है। जूलिया दीवार के एक छेद से बाहर निकलकर उसे बच जाती है। वह आदमी बाहर देखकर उसे नहीं पा पाता, लेकिन जैसे ही जूलिया चुपके से दूर जाने की कोशिश करती है, कुत्ता उसे देख लेता है और भौंकने लगता है। अचानक कुत्ता उस पर छलांग लगाकर उसे गिरा देता है। मजबूरी में जूलिया उसे चाकू से मार देती है। कुत्ते की आवाज सुनकर वह आदमी बाहर आता है और उसका शव देखकर टूट जाता है। इसी बीच जूलिया चुपके से यॉट के चारों ओर घूमकर ऊपर चढ़ती है ताकि टूटी खिड़की से अंदर जा सके, लेकिन वह आदमी उसे पहले ही ढूंढ लेता है और मुक्का मारकर गिरा देता है। वह जूलिया को घसीटने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया संघर्ष करते हुए उसे लात मारकर दूर कर देती है। फिर वह आदमी उसके हाथ पर पैर रखकर चाकू छिनवा देता है। वह उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा जमीन पर पटकता है और फिर उसे सोफे पर फेंककर उसका गला दबाने लगता है। बच्चे ये सब देख रहे होते हैं और अब सहन नहीं कर पाते, इसलिए कैसी बाहर आती है और उस आदमी को फ्लेयर से गोली मार देती है। तुरंत आग यॉट में फैलने लगती है तो बच्चे बाहर भाग जाते हैं, लेकिन जूलिया वापस जाती है, आदमी के चेहरे पर लात मारती है और नक्शा जिस पर स्थान लिखा है और उनके बैग उठा लेती है। बेन और कैसी अपने पिता के शरीर से लिपट जाते हैं और थोड़ी देर बाद जूलिया भी उनके साथ बैठती है ताकि वे रोते हुए टॉम को अलविदा कह सके। तभी वह डरावना आदमी यॉट से बाहर आ जाता है, इसलिए परिवार भागने लगता है और पीछे यॉट जोरदार धमाके से फट जाती है। कुछ समय बाद परिवार एक छोटे से झरने के पास रुकता है। कैसी सोचती है कि शायद वह पागल आदमी गुब्बारों की वजह से उनके पास आया होगा, जिससे बेन को अपराध महसूस होता है। जूलिया अपने बेटे को समझाती है कि यह उसकी गलती नहीं थी और सबको आगे बढ़ने के लिए कहती है, क्योंकि वह आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा है। एक छोटे से तालाब के पास बेन एक हथौड़ा सिर वाली शार्क की लाश देखकर हैरान हो जाता है। तभी जूलिया देखती है कि वह आदमी फिर से उनके करीब पहुंच रहा है, तो परिवार फिर दौड़ने लगता है। वे एक टीले से नीचे उतरते हैं और जहरीला कचरा पड़ा देखते हैं तो सावधानी से उसके चारों ओर से गुजरते हैं। कुछ देर बाद लगता है कि पीछा करने वाला अब गायब हो गया है। रास्ते में उन्हें जमीन में फंसी और भी चीजें दिखती हैं, समुद्र के बड़े मृत जानवर और समुद्र के नीचे पड़ा सारा प्लास्टिक। बेन धीमा पड़ने लगता है तो जूलिया नोटिस करती है कि वह बहुत ज्यादा प्यासा है और सबको आराम करने देती है। वह घबराकर देखती है कि पानी की बोतल लगभग खाली है और कैसी को याद आता है कि शायद उसने उसे ठीक से बंद नहीं किया। जूलिया गुस्से में उस पर चिल्लाती है, लेकिन कैसी कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता
क्योंकि वैसे भी वे बच नहीं पाएंगे। लंबे झगड़े और चीख पुकार के बाद परिवार फिर आगे बढ़ता है। आखिरकार उन्हें एक क्रैश हुआ हवाई जहाज मिलता है और अचानक हरकत से डर जाते हैं, लेकिन वह सिर्फ पक्षी होते हैं। वे तय करते हैं कि रात यही बिताएंगे। वे थोड़ा खाना बांटते हैं और जूलिया को टॉम की जैकेट में एक परिवार की तस्वीर मिलती है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। कैसी पूछती है कि उसके माता पिता पहली बार कैसे मिले थे, तो जूलिया बताती है कि टॉम उस अस्पताल में आया था जहां वह काम करती थी और वहीं उसका मरीज बना। उसने फूल और एक खूबसूरत कविता देकर उससे प्यार जताया था। रात के बीच में कैसी बाहर जाती है। अचानक वह पागल आदमी पीछे से उसे पकड़ लेता है, लेकिन जूलिया पहले उस पर टूट पड़ती है और गुस्से और दुख में बार बार उसे चाकू मारती है। कैसी उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करती है। अगली सुबह उस शरीर पर कीड़े लगे होते हैं। परिवार देखता है कि उस पर बहुत सारे काटने के निशान हैं, मतलब वहां कोई जानवर छिपा है। परिवार आगे बढ़ जाता है और कुछ देर बाद उस आदमी के मुंह से कई केकड़े बाहर निकलते हैं। कुछ घंटे बाद जूलिया और कैसी नक्शा देखने के लिए रुकती है, लेकिन बेन चलता रहता है। जूलिया उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन वह घबराकर एक तालाब में मुंह डालकर पानी पीने लगता है। जूलिया उसे तुरंत खींचकर बाहर लाती है और समझाती है कि अनजान पानी उसे बीमार कर सकता है। परिवार आगे चलता रहता है और उन्हें तेज जलती धूप से बचने के लिए अपने सिर ढकने पड़ते हैं। बेन को चक्कर आने लगते हैं, इसलिए जब उन्हें पुराने कुर्सियों का ढेर मिलता है तो जूलिया और कैसी उन्हें जोड़कर एक छोटा सा आश्रय बना लेते हैं। जूलिया बेन को दवा का इंजेक्शन देती है और वे रात वहीं रुकने का फैसला करते हैं। सुबह जल्दी जूलिया अजीब आवाज से जागती है। वह बाहर जाकर देखती है और डर जाती है। कई सारे केकड़े उनके आश्रय की ओर बढ़ रहे होते हैं। जूलिया तुरंत बच्चों को उठाती है और वे तीनों भागने लगते हैं। उन्हें एक बड़ा कार्गो जहाज दिखता है और वे उसकी ओर दौड़ते हैं। वे देखते हैं कि 3 कर्मचारी अभी भी जिंदा हैं। जहाज की महिला उन्हें मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी 2 आदमी मना कर देते हैं और खुद एक कंटेनर में जाकर उसे अंदर से बंद कर लेते हैं। केकड़े बहुत पास आ जाते हैं, इसलिए जूलिया बच्चों को कंटेनर की छत पर चढ़ाती है। जब वह खुद चढ़ने लगती है, केकड़े उसकी टांग पर बुरी तरह हमला करते हैं। बच्चे उसे ऊपर खींचकर बचाते हैं। कंटेनर के एक छेद से आधे केकड़े अंदर घुस जाते हैं। जहाज के कर्मचारी उन पर गोली चलाते हैं, लेकिन केकड़े बहुत ज्यादा होते हैं। जल्दी ही 2 कर्मचारियों को केकड़े मार देते हैं। आखिरी आदमी छत के छेद तक पहुंचता है, लेकिन केकड़े उसे पकड़कर नीचे गिरा देते हैं और मार देते हैं। इसके बाद जूलिया अपनी टांग की पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद वह रेत के तूफान में जागती है और खुद को अकेला पाती है। घबराकर वह नीचे बच्चों को खोजने जाती है, लेकिन पहले वह मरी हुई महिला का हथियार उठा लेती है। जूलिया की आवाजें सुनकर कैसी वापस आती है और बताती है कि वे मदद ढूंढने निकले थे, लेकिन किसी को नहीं मिले। कुछ देर बाद वे बैन से मिलते हैं, जिसने एक खुला कंटेनर ढूंढ लिया है जहां तूफान थमने तक आराम किया जा सकता है। जूलिया टॉम का लाइटर लेकर अपने घावों को जलाकर ठीक करती है, जो बहुत दर्दनाक होता है। तूफान रुकने पर परिवार को एक और कंटेनर में बहुत सारी पानी की बोतलें मिल जाती हैं। फिर वे लाशों की जांच करते हैं और एक रेडियो और बंदूक पाते हैं। जूलिया रेडियो पर नाव से संपर्क करती है और बताती है कि नक्शा खो गया है। नाव बताता है कि उस पर एबिस से आए जीवों ने हमला किया है और ऑक्सीजन की वजह से वे पागल हो गए हैं। नाव चेतावनी देता है कि समुद्र उम्मीद से बहुत जल्दी वापस आने वाला है और उनके पास सिर्फ कुछ घंटे हैं। वह फ्लेयर चलाता है और परिवार उसकी दिशा में चलना शुरू कर देता है। लंबी दूरी तय करने के बाद परिवार को एक टूटा हुआ टॉयलेट मिलता है और बैन उसमें पेशाब करता है। वे आखिरकार पनडुब्बी को करीब देखते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ी चट्टानी जगह पार करनी होती है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, दीवारें हिलने लगती हैं और ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं। इससे भारी भूस्खलन हो जाता है। जूलिया अपने बच्चों को धक्का देकर एक तरफ कर देती है और खुद भी पीछे हट जाती है ताकि दब न जाए। अब उनके बीच एक बड़ी चट्टान की दीवार खड़ी हो जाती है। जूलिया बच्चों से कहती है कि वे उसके बिना आगे बढ़ें, लेकिन कैसी मना कर देती है और जोर देती है कि उसकी मां को चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों में बहस हो जाती है। काफी देर तक चिल्लाने के बाद जूलिया वादा करती है कि वह बाद में बच्चों को ढूंढ लेगी। अनिच्छा से कैसी अपने भाई को लेकर आगे बढ़ जाती है। दोनों बच्चे चट्टाने चढ़कर पनडुब्बी तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां नाव बाहर गिरा हुआ मिलता है और खून बह रहा होता है। वह बताता है कि अब उसका बचना मुश्किल है, इसलिए बच्चे पनडुब्बी ले जाएं। ये जानकर कि एक सीट खाली होगी, कैसी वापस अपनी मां को ढूंढने दौड़ती है। उधर जूलिया देखती है कि केकड़े उसकी तरफ आ रहे हैं। वह गोली चलाकर कई को मार देती है, लेकिन वे बहुत ज्यादा हैं और अकेले उनसे लड़ना मुश्किल हो जाता है। तभी कैसी चट्टान की दीवार के ऊपर दिखाई देती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जूलिया अपनी घायल टांग के साथ तेजी से चढ़ने लगती है। कैसी की मदद से वह ऊपर पहुंच जाती है और दोनों पनडुब्बी की तरफ भागते हैं। बेन पहले से ही पनडुब्बी की छत पर खड़ा होता है और गोली चलाकर केकड़ों का ध्यान बटाता है ताकि उसका परिवार चढ़ सके। केकड़ों को नाव का शरीर मिल जाता है और वे उसी पर टूट पड़ते हैं। जूलिया बंदूक लेकर फायरिंग जारी रखती है और बच्चों को अंदर जाने को कहती है।
जब गोलियां खत्म हो जाती हैं, वह बंदूक केकड़ों पर फेंक देती है और खुद भी अंदर चली जाती है। परिवार हैच को अच्छी तरह बंद कर देता है और खिड़कियों से देखता है कि केकड़े पनडुब्बी को घेर लेते हैं। तभी समुद्र वापस लौट आता है। तीनों जल्दी से अपनी सीटों पर बैठते हैं, बेल्ट बांधते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तेज और उग्र लहरें जल्द ही पनडुब्बी से टकराने लगती हैं और उसे इधर उधर झटके देने लगती हैं। इससे जूलिया को अब तक हुई सारी घटनाएं आंखों के सामने दिखने लगती हैं और कैसी को उल्टी होने लगती है। थोड़ी देर बाद वही तेज तीखी आवाज फिर से लौटती है और पूरी फैमिली बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जूलिया और बच्चे होश में आते हैं और एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं कि वे जिंदा हैं। वे हैच खोलकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि लहरों ने पनडुब्बी को एक बर्बाद शहर में लापटकाया है। इसका मतलब है कि अब भी उनके पास बचने और नई शुरुआत करने की उम्मीद बाकी है। जैसे जैसे ये कहानी अपने अंत पर पहुंचती है, एक बात साफ हो जाती है, जिंदगी चाहे जितनी मुश्किल क्यों ना हो, उम्मीद हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेती है। अगर आपको भी इस परिवार की ये अनोखी यात्रा दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं। इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी इस कहानी में हिम्मत मिल जाए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अगली कहानी जब आपके दरवाजे आए तो आप उसे मिस ना करें।